नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे इंटरव्यू या साक्षात्कार की। इंटरव्यू शब्द जो है फ्रेंच इंटरवायर शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है आमने सामने बैठ के बात करना। साक्षात्कार हमारी हिंदी का शब्द है, साक्षात्कार का आशय भी आप सभी जानते हैं। साथियों, साक्षात्कार एक ऐसी चुनौती, एक शब्द है युवाओं के सामने, जिसका नाम सुन के एक बड़ी क्यूरियोसिटी, एक ऐसी भावना हमारे मन में आती है कि हम दरवाजे तक पहुंच गए, सीढ़ी तक हमारा पांव पहुंच गया है, बस अंदर दाखिल होना है या अंदर दाखिल होने के पहले ही वापस लौट के आना है। ये प्रश्न चिन्ह साक्षात्कार या इंटरव्यू हमें हमारे सामने लाके खड़ा करता है। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम इंटरव्यू की कला में, साक्षात्कार की कला में हमारी पारंगतता हो। इंटरव्यू के माध्यम से कहीं आपका एंट्री रुके नहीं, ये हमें ध्यान रखना होता है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इंटरव्यू की स्किल्स को जानें, स्किल्स को समझें। इंटरव्यू जब आप किसी भी संस्थान में, किसी कंपनी में, किसी शासकीय सेवा के लिए किसी आयोग के समक्ष इंटरव्यू देने जाते हैं, तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हमने जो अपना रिटर्न भरा है, आपने अपना बायोडेटा जो दे रखा है, अपना CV जो दे रखा है, वो आपका रिटर्न है। आप देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कहता है आपसे, आपने जो रिटर्न भरा है वो आप नहीं भरा है, तो आप उसके लिए आंसरेबल हैं। इसलिए सबसे पहले आपने जो अपना बायोडेटा, अपने विवरण जो आपने दिया है, अपनी विवरणी आपने जो प्रस्तुत की है, उसके बारे में आपको जानकारी होना अनिवार्य है। आपने अपने विवरणी में लिखा है कि आप लेखक हैं, तो आपको लेखकों के बारे में जानकारी होना चाहिए। कई बार कई लोग ये कहते हैं कि इंटरव्यू जो होता है वो फैक्ट्स की जानकारी के लिए नहीं होता है, ज्ञान की जानकारी के लिए नहीं होता है। साथियों, मैं आपका ये भ्रम यहाँ दूर करना चाहता हूँ कि इंटरव्यू बिल्कुल आपके फैक्ट के नॉलेज को टेस्ट करने के लिए नहीं होता है, लेकिन इंटरव्यू में जो आपने अपना परिचय, अपनी विवरणी भरी है, आपने जो खुद अपना रिटर्न भर के छोड़ा है, उस रिटर्न में जो चीज़ें आपने भरी हैं, वो चूँकि आपका भरा हुआ रिटर्न है, वो आपने खुद ये शो किया है कि आपने ये गेन कर रखा है, आपकी हॉबी ये है, आपकी एजुकेशन ये है, आपने ये सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं, ये सब्जेक्ट आपको अच्छे लगते हैं, आपने यहाँ एक्सपीरियंस ले रखा है। उन सारी चीज़ों के बारे में आपको फैक्ट भी मालूम होना चाहिए, उनके बारे में आपको उनकी हिस्ट्री भी मालूम होना चाहिए, उनके बारे में आपको विश्लेषण करना भी आना चाहिए। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, प्लस माइनस सब कुछ आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले आपको कोई भी साक्षात्कार देने के पहले अपने CV पे फोकस करना पड़ेगा। आपको अपने विवरणी जो आपने वहाँ दे रखी है उसको खूब बार पढ़ना पड़ेगा। पढ़ के आपको हर बिंदु पे आपको उसका नॉलेज गेन करना पड़ेगा। इसकी शुरुआत होगी आपके नाम के अर्थ से। सबसे पहले कई बार ऐसा देखा गया है इंटरव्यूज़ में, इवन हम लोग भी इंटरव्यू बैठते हैं तो लोगों को अपने नाम का अर्थ ही मालूम नहीं होता है। नाम क्या है? प्रसून का मतलब क्या होता है? तो आदमी हवाएं देख रहा है। साथियों, ये सबसे एक प्रश्न चिन्ह पर्सनालिटी पे, किसी भी व्यक्तित्व प्रश्न चिन्ह है। व्यक्तित्व का परीक्षण है इंटरव्यू। अब जो आपका सिलेक्शन कागजों के आधार पर होना था वो हो गया। अब आमने सामने देखें तो सही, आप कैसे हो, आप जाइंट हो, आप लंगड़े लूले हो, आप विद्वान हो, आपके अपीयरेंस क्या है, आपके विचार क्या हैं, आप कैसे बात करते हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, ये सब सारी चीज़ें जानने के लिए इंटरव्यू होता है। अगर आपको इंटरव्यू में आपके CV को देखकर आपका नाम पूछा और नाम का आशय पूछा और आप नहीं बता पाए तो आपका बहुत बड़ा फेल्यूर होगा। आपके इंटरव्यू की नेगेटिव मार्किंग वहीं से शुरू हो जाएगी। तो साथियों, सबसे पहले इंटरव्यू में एंटर करते हुए आपको याद होना चाहिए आपके नाम का आशय क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, उस मतलब का उपयोग प्रयोग कैसे होता है और आपका नाम ये क्यों रखा गया। ये जनरल क्वेश्चंस आपके नाम के आधार पर होंगे। फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ आएगी। डेट ऑफ बर्थ के आधार पे आप क्या है, आप मिलेनियर हैं, आप किस वर्ग को, किस आयु वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं। विभिन्न आयु वर्गों के विभिन्न नाम हैं, आप सब जानते हैं कि इस ईयर से इस ईयर तक पैदा होने वालों को ये कहा जाता है, इस ईयर से इस ईयर तक पैदा होने वालों को ये कहा जाता है। तो आपको वो आपका नाम, आपकी जिस डेट ऑफ ईयर जिसमें आपकी पैदाइश हुई है, उस पैदाइश के ईयर के बच्चों को, उस पैदाइश के जो जनरेशन है उसको क्या कहा जाता है मालूम होना चाहिए। उसके बेसिक फीचर्स क्या है, उस जनरेशन के, उसका जो नाम है, उन लोगों को किन बातों के लिए जाना जाता है, किन विचारों के लिए जाना जाता है, किन विचारों को लेकर उन पे प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं या उनके लिए चर्चाएं होती हैं। पिछले दिनों में आपने देखा होगा बहुत सारी परिचर्चाएं हुई हैं, बहुत सारे डिबेट्स इसमें हुए हैं कि मिलेनियर्स के साथ ये प्रॉब्लम है या इनके साथ ये प्रॉब्लम, वो भी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपकी
एज ग्रुप के साथ चीज़ें आ रही हैं, उनका आपको मालूम होना चाहिए। ये आपका खुद का रिटर्न भरा हुआ है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो दूसरी चीज़ ये हो गई। तीसरी चीज़, आप जहाँ के निवास स्थान आपका आपने जो बता रखा है, आपका स्थायी पता, आप जहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ की बेसिक जो समस्याएं हैं, बेसिक वहाँ की जो अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ हैं, वहाँ के जो कल्चर है, रिचुअल्स हैं, जो वहाँ की रीति रिवाज हैं, जो वहाँ के लोगों की विशेषताएं हैं, वहाँ के जो महापुरुष हैं, वहाँ पे जिन लोगों ने नाम कमाया है, वो सारी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद अगला आता है आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। तो क्वालिफिकेशन के संबंध में जो आपने सब्जेक्ट्स लिखे हैं, जो आपने मास्टर्स का सब्जेक्ट लिखा है, कम से कम उसके बारे में आपका अच्छा नॉलेज, आपकी अच्छी पकड़, आपकी एक विद्वत व्यक्ति के रूप में, एक विशेषज्ञ के रूप में उसके बारे में आपको बोलने की क्षमता आवश्यक रूप से होना चाहिए। फिर उसके नीचे आते हैं तो आपकी हॉबीज़ आती हैं। हॉबीज़ में अगर आपने लिखा है क्रिकेट खेलना, लोग बड़ी मनमर्जी से क्रिकेट खेलना लिख देते हैं, क्रिकेट की बारीकियां जानते नहीं है। साथियों, हमारी जो रुचि है, हमारी जो हॉबी है, हमारा जो मूल हमारा जो इंटरेस्ट है, वो हॉबी प्रदर्शन करती है। हॉबी लिखना इतना आसान काम है, लेकिन हॉबी के बारे में जानना भी जरूरी है। आपने लिखा है चित्रकला, तो चित्रकला के कौन प्रसिद्ध लोग हुए हैं, किस प्रकार से चित्रकला ना डेवलपमेंट हुआ है, किस प्रकार से हमारे आज़ादी के पूर्व चित्रकला के हमारे देश में कौन कौन सी स्कूल्स प्रचलित थे, क्या क्या उसमें टेंडेंसी थी, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। मतलब आपकी जो हॉबी है उसके बारे में आपका अध्ययन होना चाहिए। हॉबी आपकी है या नहीं, आपको डिसाइड करना है। लेकिन अगर आप इंटरव्यू में उस हॉबी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो उसके बारे में आपका अध्ययन होना बहुत जरूरी है। उसके बाद आ जाते हैं हम नीचे। उसके बाद अगर आपके बाद आएगी तो बात आएगी आपकी डिफरेंट जो अन्य आपने चीज़ें लिखी होंगी, जो एक्सपीरियंस लिखे होंगे, उन एक्सपीरियंस के बारे में, वहाँ क्या था, कैसा था, क्या काम करते थे, किस काम करते थे, क्यों नहीं कर रहे हैं, अभी क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों उसको चेंज करना चाह रहे हैं, स्विच करना क्यों चाह रहे हैं, आपने बदलने का क्यों सोचा, आपके अंदर कोई लोभ लालच तो नहीं है, आपके अंदर कोई लस्ट तो नहीं है। ये आपको बताना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि आप पहले कहीं किसी संस्थान में टीचिंग कर रहे थे, तो टीचिंग का जॉब अच्छा क्यों नहीं है, ये आपको बताना पड़ेगा। अदरवाइज आपका ये कहा जाएगा कि आप लालच के रूप में यहाँ पे आना चाह रहे हैं, या आप लालच आपको जो है बड़े संस्थान के लिए घेरना चाह रही है। तो साथियों, ये हुई बात आपके सीवी की, आपके खुद के आपका जो आपने रिटर्न भरा है उसकी जानकारी आपको होना चाहिए। यहाँ ये ध्यान रखना है कि यहाँ सिर्फ पर्सनालिटी से या बातों से काम नहीं चलेगा, यहाँ आपको फैक्ट्स भी याद होना चाहिए, आपको आपकी पूरी जानकारियाँ होनी चाहिए। उसके बाद आपका हम इंटरव्यू कक्ष में जब हम एंटर करते हैं, सबसे पहले एंट्री के साथ ही आपका अभिवादन शुरू होता है, और अभिवादन के साथ ही साथियों आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बिना बोले का संचार शुरू हो जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण संचार है। ये संचार आपके इंटरव्यू के लगभग 60 से 70% अंकों को निर्धारित करता है। जी हाँ, फिर से बोलूँगा, 60 से 70% अंकों का निर्धारण आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करता है, क्योंकि इंटरव्यू में आपकी पर्सनालिटी के समन्वय को देखा जाता है, आपकी पर्सनालिटी की स्मार्टनेस को देखा जाता है, आपके व्यक्तित्व में किस प्रकार की क्षमताएं हैं उनको देखा जाता है। इसलिए आपका एंटर करने के साथ जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन शुरू हुआ है, यह कम्युनिकेशन वर्बल कम्युनिकेशन से 70 और 30 के रेशियो में होता है। आपकी एंट्री के बाद, आपका अपीयरेंस देखने के बाद, सामने वाले के मन में और आपके सामने जो भी इंटरव्यू लेने आपके 4-5 लोग बैठे हैं, 3 लोग बैठे हैं, उनके साथ आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन शुरू हो गया। आपने एंट्री के साथ ही अपनी पोलाइटनेस, अपने एडिकेट्स अगर आपने दर्शाए तो निश्चित मान के चलिए आपकी पॉजिटिव मार्किंग होगी। आपका विश करने का तरीका, आपका कॉन्फिडेंस, आप पोलाइट हैं लेकिन फर्म हैं, आप विश कर रहे हैं लेकिन आत्मविश्वास आपके अंदर है, और वह आत्मविश्वास घमंड की सीमाओं तक नहीं जा रहा है। ये ध्यान रखने की बात है। बहुत पतली सी लकीर होती है। आत्मविश्वास भी दिखाना है, पोलाइटनेस भी दिखाना है, लेकिन हमें घमंडी नहीं हो जाना, अति आत्मविश्वासी नहीं हो जाना है। हमें अपने आप को गौरवान्वित तो करना है, लेकिन गर्वीला नहीं बनाना है। इस प्रकार से आपका रिप्रेजेंटेशन होगा तो आप पॉजिटिव जाएंगे। तो आपको सबसे पहले एंट्री करना है, एंट्री के बाद अभिवादन करना है, अभिवादन के साथ आपको बैठने के लिए कहा जाए तो बैठना है, नहीं कहा जाए तो नहीं बैठना है। आपका चेयर को खिसका के बैठने में आवाज़ नहीं होना, ये आपका एडिकेट है। आपका ये एडिकेट है कि आप जो 3 या 4 या 5 लोगों का बोर्ड है, उसमें जो चेयर कर रहा है, जो उसका हेड है, उसको आपने अभिवादन किया, एक अभिवादन, लेकिन आपका आई कांटेक्ट इसी दरमियान 2 या 3 सेकंड के अंदर
बाकी सारे मेंबरान से हो गया। एक नमस्कार आपका चेयरपर्सन को गया, लेकिन बाकी 4-5 जो लोग हैं उन्होंने उस अभिवादन को आपकी आंखों से स्वीकार कर लिया। ये आपके लिए सबसे विन कंडीशन होगी। अगर आप, कई लोग ऐसा मैंने देखा है इंटरव्यूज में आते हैं, उसके बाद वो लाइन से नमस्कार करना शुरू कर देते हैं, नमस्कार करना शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 नमस्ते 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 करते रह जाते हैं। ऐसे में उनकी एक इमेज बनती है कि ये व्यक्ति बैलेंस नहीं है, ये व्यक्ति भूल भुलैया है, इसको समझ में नहीं आता है कि क्या करना है, इसको पता नहीं क्या करना है, इसको घबराहट हो रही है, इसके हाथ पांव कप रहे हैं। ये इंप्रेशन जाता है और आपकी ब्लो क्वेश्चनिंग होगी तो ब्लो मार्किंग होगी, हाई क्वेश्चनिंग होगी तो हाई मार्किंग होगी। आप याद रखना, कई बार लोग कहते हैं मेरे बड़े सरल क्वेश्चन पूछे, मेरे इंटरव्यू में तो बहुत सरल क्वेश्चन आए थे, बहुत सिंपल सी बातें पूछी थी, सब लोग हंस रहे थे, मैं बाहर आ गया लोगों को लगता है बड़ा अच्छा हो गया, लेकिन बाद में पता चलता है मार्किंग नहीं हुई। साथियों याद रखना, हाई क्वेश्चनिंग हाई मार्किंग का वजह बनती है। टफ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो आपकी मार्किंग टफ हो रही है, आप एक लेवल के ऊपर जा रहे हैं, लेकिन आपसे ब्लो क्वेश्चनिंग हो रही है, मतलब आपका इंटरव्यू नीचे जा रहा है। तो आपको अभिवादन ऐसे करना है कि आपकी मजाक ना बनने पाए, आपकी ब्लो मार्किंग ना होने पाए। उसके बाद अभिवादन करने के बाद आप सीट लेते हैं, आप बैठ जाते हैं। उसके बाद इंटरव्यू में नॉन वर्बल के साथ वर्बल कम्युनिकेशन शुरू होगा। वर्बल कम्युनिकेशन यहाँ आपके बायोडाटा सीवी के अलावा जो भी आपने अपनी विवरणी प्रस्तुत की है उसके अलावा जो भी पॉइंट्स हैं, जो करंट के इशूज हैं, जो भी टेक्निकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल जो भी इशूज आपके सामने आ रहे हैं, वो इशूज जो है वहाँ आपकी सिर्फ वैलेंस को देखा जाएगा। वहाँ बहुत ज़्यादा फैक्ट्स को याद करने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ आपके ज्ञान का परीक्षण नहीं है। बार बार मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, आपका व्यक्तित्व, आपका बायोडाटा अलग है, बायोडाटा की फैक्ट्स आपको मालूम होना चाहिए, उसका ज्ञान आपको होना चाहिए, लेकिन व्यक्तित्व बायोडाटा का जो विवरणी है उसके अलावा जो प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं उनमें आपका ज्ञान या फैक्ट का नॉलेज नहीं, उनमें आपका नॉलेज का टेस्ट होगा सिर्फ और सिर्फ आपके बैलेंस को जानने के लिए। उसमें आपको ये देखा जाएगा आप कितने बैलेंस बात करते हैं, कितना बैलेंस आपका एटीट्यूड है, कितना बैलेंस आपका अप्रोच है। इस अप्रोच में साथियों हमेशा याद रखना, ना हमें चीज़ों को अंधकार में ले जाना है, ना हमें ये ले जाना है। कई बार ऐसे देखने में आता है कि अरे बहुत ही अंधकार है, यहाँ ये फैला है, वहाँ वो फैला है, यहाँ ये दिक्कत है और प्रदूषण फैल रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, बहुत सारे नकारात्मक चीज़ों के आगे बार प्रश्न किए जाते हैं और इंटरव्यूअर जो है आपको कोशिश करता है कि आप नकारात्मकता की तरफ आगे बढ़ के आप ऐसे जवाब दें ताकि वो आपका परीक्षण कर ले। तो ऐसे नकारात्मकता में हमें अंधकार नहीं प्रदर्शित करना। आपकी पिक्चर ऐसी बनना चाहिए कि गलत कमियां तो हैं लेकिन दूर करने का सोल्यूशन आपको तुरंत पेश करना है। आपसे कहा जाए जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, क्या कहना है, तो आपका जवाब होगा कि निश्चित तौर पर अगर आप अंधकार पेश कर देंगे, अरे बहुत जनसंख्या है, बहुत भीड़ है, पता नहीं क्या होगा, ऐसा वैसा, तो आपका अप्रोच नेगेटिव हो जाएगा, आपका अप्रोच जो है ऑप्टिमिस्टिक नहीं कहा जाएगा। आपको बताना है कि जनसंख्या है लेकिन उसका परिणाम अच्छे होंगे, कुछ आगे चल के बर्थ रेट गिर रही है, आगे चल के लिटरेसी बढ़ रही है, धीरे धीरे समन्वय होगा और अच्छी पॉपुलेशन हमारे यहाँ पैदा होगी। ऐसा करके आपको समाधान आपके मन में होना चाहिए। आपको किसी भी चीज में अंधकार पैदा नहीं करना है, समस्या की वास्तविकता को समझकर हमें उसका समाधान परक आंसर देना है। आप टेक्निकल फील्ड में गए हैं, आपसे कहा जा रहा है कि भाई ये ग्रोथ है, ये फील्ड गिरने वाला है, टेक्निक के क्षेत्र में ये टेक्निक आने वाली है, इस टेक्निक के आने के बाद ये तो एकदम गिर जाएगा, तो आप अंधकार में चले जाएं और अंधकार प्रस्तुत कर दें तो आपके लिए नकारात्मक होगा, नेगेटिव मार्किंग करेगा। हमेशा आपको अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले जाना है। आपके इंटरव्यू में जो भी सवालात आते हैं उनको आपको एक नकारात्मक से सकारात्मकता में ले जाके आपको सोल्यूशन प्रस्तुत करना है और एक समन्वय बनाना है। आपसे बात कही जाएगी राइटिज्म की, लेफ्टिज्म की, और आप एक तरफा लेफ्टिज्म की बात करने लगे, एक तरफा राइटिज्म की बात करने लगेंगे तो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। आपको बैलेंस बताना है क्योंकि आप कोई एजेंडा लेके या कोई थॉट प्रोसेस लेके नहीं गए हैं, आप किसी पक्ष को लेकर वहाँ प्रस्तुत करने नहीं गए हैं। आपका उद्देश्य उस इंस्टीट्यूट को, चाहे वो सरकारी हो, गैर सरकारी हो, कोई फर्म हो, उस इंस्टीट्यूट को आगे बढ़ाना है। नेचुरली कोई भी जॉब देने वाले इंस्टीट्यूट को आशय जो है किसी भी विचारधारा का झंडा लेके चलना नहीं होता है। उनका आशय होता है अपनी इंस्टीट्यूट को, उसकी ग्रोथ को बढ़ाना, उसकी जो आउटपुट है, वर्क आउटपुट है जिसके लिए वो काम कर रहे हैं, उसके लक्ष्य को ऊपर तक ले जाना। इसके लिए आपको चुनना चाह रहे हैं, इसलिए आपको बिठा रखा है, तो आपको एक समन्वय प्रस्तुत करना है। समन्वय के साथ सारी बातें अपने को वहां पर रखनी है ताकि आपका व्यक्तित्व बैलेंस है ये आपको समझ में आए, ये उनको समझ में आना चाहिए। आपकी बातों में आपके जो करंट इश्यूज हैं, आपके जो दिन प्रतिदिन जो चीज़ें चल रही हैं उनके बारे में जब प्रश्न आते हैं, उनके बारे में आपके अवेयरनेस का लेवल आपका जानना चाहता है तो आपको उस अवेयरनेस के लेवल को
मेंटेन करना है, आपको बताना है कि आप एक अवेयर्ड पर्सन है, आपको सब चीज़ें मालूम रहती हैं, दुनिया देश दुनिया में क्या हो रहा है उनके बारे में आपकी अप्रोच है, आपने चीज़ों को सुना है, चीज़ों को पढ़ा है, उनको जाना है और उनके बारे में अपना एक व्यू बनाया है और वो व्यू बहुत ही संतुलित है। ये आपकी परीक्षण का मुख्य आधार होगा जिसके आधार पे आपकी मार्किंग होगी। फिर उसके बाद कोई साइकोलॉजिस्ट जो है आपके पास हो सकते हैं, इंटरव्यू बोर्ड में बैठे हों या उनका काम हो कि वो आपकी साइकोलॉजी को फील करें, अनुभव करें, तो वो आपसे एक दार्शनिक बात भी कर सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि दिन है कि रात है, आधा गिलास है कि खाली गिलास है, कि ऐसा हो जाएगा, आपको एक कंडीशन दे दी जाएगी, इस कंडीशन में होगा तो आप क्या करोगे। साथियों, आपका जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण साक्षात्कार के दौरान, इंटरव्यू के दौरान हो रहा है, उसका आशय ये है कि आपकी मानसिक स्थिति, आपकी मनोदशा गड़बड़ाने वाली तो नहीं है। आपको ध्यान रखना होगा, आपके ऊपर कोई व्यंग भी किया जा सकता है, आपको नीचे दिखाने वाली बात भी हो सकती है, आपको ऊपर उठाने वाली बात भी हो सकती है, लेकिन ना ऊपर उठाने वाली बात से हमें उड़ जाना है, ना नीचे दिखाने वाली बात से हमें गड़ जाना है। हमें अपनी मानसिकता पर स्ट्रिक्ट रहते हुए, एक लाइन पर चलते हुए बैलेंस्ड आंसरों का लगातार रिप्रेजेंट उनको करना है। जहां हमें नहीं आता वहां हमें ना करना है, क्षमा मांगनी है। साथियों, कई बार लोग हवाई बातें करना शुरू कर देते हैं, अंदाजे लगाना शुरू कर देते हैं, अंदाजे प्रस्तुत करना शुरू कर देते हैं। ये आपकी पर्सनालिटी का सबसे बड़ा डिफेक्ट होता है। जो हमें आता है वो हम बता सकते हैं, जो नहीं आता उसके बारे में क्षमा मांगे, आगे बढ़ें, क्योंकि क्षमा मांगने से आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, बल्कि एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा कि ये व्यक्ति स्ट्रेट है, सत्यवादी है, बात को मैनिपुलेट नहीं करता है। कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी संस्थान नहीं चाहता कि उसके ऐसे कर्मचारी काम करने आए जो बातों को मैनिपुलेट करें, फर्जी बातें करें, जो है उसको ना बोलें, जो नहीं है उसको बोल दें। ऐसा करके इल्यूजन में रखने वाला कर्मचारी या स्टाफ या ऑफिसर कोई भी नहीं चाहता। तो साथियों, अपनी बातों में स्पष्टता होना बहुत जरूरी है, सत्यता होना बहुत जरूरी है, और हर बात के पीछे हमारा लॉजिक होना जरूरी है। अगर आपके किसी बात को, किसी लॉजिक को काट के और रिप्रेजेंट किया जाता है और कहा जाता है कि ऐसा नहीं ऐसा है, और आप उसमें तैयार तुरंत हो जाते हैं, आप अपना कोई कारण नहीं बता पाते हैं, आप कोई रीजन नहीं बता पाते हैं, तो ये भी नेगेटिव मार्किंग का एक कारण है। इसलिए हमें अपनी बात को रखना है और अपनी बात का सटीक कारण भी बताना है। और इस दौरान तर्क वितर्क के दौरान अगर कोई अच्छी बात सामने से आती है तो उसको विथ रीजन एक्सेप्ट करना है कि आपकी ये बात सही है, इसलिए सही है क्योंकि इसके पीछे ये रीजन है, लेकिन मेरी बात भी सही थी क्योंकि मेरी बात में ये रीजन था। इन दोनों के बीच में ये तारतम्य है, इन दोनों के बाद ऐसे जो है बात सेटल होती है। इस प्रकार से हमें अपनी आप को रिप्रेजेंट करना है। साथियों, इंटरव्यू एक बड़ी कला है। भाषा जो आपको आती है उस भाषा में ही आपको पूरी शुरुआत से लेकर अंत तक करना है। हम शुरुआत करते हैं गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग से, और उसके बाद अगले जब प्रश्न आपका इंग्लिश में आता है तो हम हिंदी बोलने लगते हैं, तो ये रिप्रेजेंटेशन आपका अच्छा नहीं कहा जाएगा। हमें जो है, जो भाषा में अच्छे से आती है उस भाषा से ही शुरुआत करनी है। उसके बाद अगर भाषा परिवर्तन वो करना चाहते हैं तब ये उनका परिवर्तन होगा, आपका परिवर्तन नहीं होगा। ध्यान रखें, अगर आप दूसरी भाषा शुरू कर रहे हैं और आप भाषा को स्विच कर रहे हैं तो ये आपकी गलती है, लेकिन अगर इंटरव्यूअर आपको भाषा में स्विच कर रहा है तो ये आपकी गलती नहीं है, आपके लिए नेगेटिव मार्किंग का कारण नहीं है। तो इसलिए याद रखें, भाषा जो आपको, जिसमें कंफर्टेबल है, जिसको आप बढ़िया से बोल सकते हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वही भाषा में शुरुआत करें, उसी भाषा के साथ लगातार अपने इंटरव्यू को कंटिन्यू करें। जो विषय आपको, आपकी रुचि के हैं, उन विषयों में अगर बात हो रही है तो उन विषयों को नेचुरली हमें थोड़ा सा एलोबरेट करना है। बहुत लंबी बात लेकिन कभी नहीं करनी है। जितनी लंबी बातें करेंगे उतनी लंबी बातों से उतने लंबे प्रश्न निकलेंगे। जितने लंबे प्रश्न एक ही बात के निकलते आएंगे तो निश्चित मान के चलिए, आप 4, 5, 6 प्रश्न अगर एक ही विषय पे निकल जाते हैं तो 7वें, 8वें, 9वें में हो सकता है कि आप धराशायी हो जाएं, आप जवाब देने के काबिल ना रहें और आपके मुंह से कुछ ऐसी बात निकल जाए जो आपके नेगेटिव मार्किंग करा दे। तो कंक्रीट और क्रिस्पी आपको जवाब देना है। और जो रुचि के विषय पे जब बात हो रही है, रुचि के टॉपिक्स पे जब बात हो रही है, रुचि की बात जब आपकी आ रही है, जिन टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़ रखे हैं, आपको बहुत अच्छा आता है, उन टॉपिक्स पे जब बात हो रही है तो थोड़ा सा उसको एलोबरेट करें, थोड़ा सा उनके फैक्ट पे जाएं, थोड़ा सा उनकी बातों को एलोबरेट कर दें। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि बहुत लंबा एलोबरेशन आपके लिए दुखद होगा, नकारात्मक मार्किंग वाला होगा। तो ये बात ध्यान रख के हमें अपने आंसर्स को देना है। साथियों, इंटरव्यू के दौरान आपकी वेशभूषा भी बहुत मायने रखती है। जैसा कि मैंने कहा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से ही डिसाइड हो जाता है। हम लोग जब इंटरव्यू बैठते हैं, हम लोग देखते हैं एंट्री के साथ ही लगभग एक अप्रोच, एक माइंडसेट, एक लेवल जो है आदमी का बन जाता है कि ये व्यक्ति इस लेवल का है। और नेचुरली
99.9% कहा जाएगा कि वो व्यक्ति जो नॉन वर्बल से हम तय करते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन की बात भी उसी लेवल पे आ जाता है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का बहुत ध्यान रखना है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपके वेशभूषा से भी रिप्रेजेंट होता है, इसलिए वेशभूषा भी हमें अपनी बहुत ही शालीन बनानी है। रंग बिरंगे कपड़े, तोता पंखी जो है शर्ट, और उसके बाद जो है लाल पीली जो है पैंट पहन के अगर आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो अभी सफलता नहीं मिलेगी। साथियों, कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है शालीन काम चाहता है, शालीनता से वर्क करता है। अभी तक आपने जो भी इंडस्ट्रीज देखी होंगी, फिल्म और मनोरंजन इंडस्ट्रीज को छोड़ दें तो बाकी सब इंडस्ट्रीज में जो है शालीन रिप्रेजेंटेशन के साथ लोग काम करना चाहते हैं। तो आपको अपनी गरिमा को रिप्रेजेंट करते हुए वस्त्रों का चयन करना होगा। आपके वस्त्र प्रॉपर हों, बहुत महंगे ना हो, नहीं तो महंगाई पे प्रश्न होंगे। वस्त्रों की महंगाई पे अगर प्रश्न हो गए और आप जवाब नहीं दे पाए तो ये भी आपके लिए एक दुविधा बनेगी। तो वस्त्रों की कीमत बहुत ज्यादा ना दिखे, लेकिन शालीन, सोबर, साफ सुथरे आपके कपड़े हों। आपकी पर्सनालिटी पे मैच करने वाले अटायर आपको पहनना है, लेना है। आपके कपड़े जो है आपकी पर्सनालिटी में मिसमैच ना होते हो, ये ध्यान रखे आपको अपने वस्त्रों का चयन करना है। जूते आपके प्रॉपर हों, प्रॉपर लेस हों, प्रॉपर आपने मोजे पहन रखे हों। कई बार ऐसा होता है कि मोजे नहीं पहन रखते हैं और जब बैठते हैं और नीचे से पाँव दिखता है तो वो भी एक नेगेटिव मार्किंग का कारण बन जाता है। धीरे से बैठे बैठे बोर्ड वाले इशारे करते हैं कि देखो इस व्यक्ति ने मोजे, छोटी छोटी बातों पे आपको काउंट करेंगे। देखिए, इंटरव्यू जो है वो सामने वाला, आप कल्पना करें कि आप इंटरव्यू लेने बैठे हैं और इंटरव्यू लेने बैठे हैं, आपकी भी मजबूरी है, आपको भी एक अच्छे आदमी की तलाश है। जो इंटरव्यू लेने बैठा है वो भी बेचारा मजबूर है, परेशान है, उसको ढूंढना है अच्छा आदमी, सर्वश्रेष्ठ आदमी का चयन करके उसको संस्थान को देना है। तो ऐसे ही वो भी चाहता है कि अच्छा आदमी हमें मिले और हम अच्छे आदमी को पकड़ के दें, ताकि लंबे समय के लिए इंस्टीट्यूट में, लंबे समय के लिए हमारे जो भी संस्थान के लिए हम इंटरव्यू ले रहे हैं उसमें अच्छे काम करने वाले लोगों का अच्छा वर्क कल्चर डेवलप हो। तो ऐसे में छोटी छोटी बारीकियों को वो काउंट करता है, छोटी छोटी बारीकियों पर वो अपना मन बनाता है और छोटी छोटी बारीकियों के आधार पर आपकी मार्किंग को निर्धारित करता है। तो साथियों, इंटरव्यूअर की दृष्टि से अगर आप इंटरव्यू को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो क्या देख रहा है, किस चीज के लिए इंटरव्यू ले रहा है। इंटरव्यू लेने के लिए बैठा है, उसको क्या टारगेट दिया गया है, उसको क्या बताया गया है कि भाई आपको 10 ऐसे लोग चुनना है जो इस फील्ड में ऐसा काम कर सकें। आपको 10 जो है नायब तहसीलदारों का चयन करना है, आपको जो है 50 उप निरीक्षक पुलिस का चयन करना है। तो वो व्यक्ति उस स्किल सेट को ध्यान रख के, उसने जो आदर्श सोच रखे हैं, सब इंस्पेक्टर के क्या आदर्श होंगे, डीएसपी के क्या आदर्श होते हैं, उन आदर्शों को सोचकर, उन आदर्शों के आधार पर अपनी परिकल्पना गठित करके एक रूपरेखा बनाकर बैठता है। उस रूपरेखा में क्या क्या होगा आप खुद समझ सकते हैं। आप एक बार अपने आईने के सामने खड़े होइए और अपने आप को इंटरव्यूअर बनाइए और आईने में जो दिख रहा है आपका अस्क, उसको इंटरव्यू देने वाला बनाइए। उसके बाद आप उससे चर्चा कीजिए, क्या प्रश्न आपके मन में आएगा, आप किस पद के लिए इंटरव्यू लेना चाह रहे हैं, उस पद का क्या स्किल सेट होता है, उस स्किल सेट के लिए क्या प्रश्न आपके मन में आ रहे हैं। वही मन थोड़ा सा ऊपर नीचे होकर उसके मन में होगा तो आप खुद ही एक परफेक्ट अपना इंटरव्यू प्लान कर सकते हैं, एक मॉक इंटरव्यू अपना खुद का कर सकते हैं। प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने से आपको कॉन्फिडेंस गेन होगा, आपको पता चलेगा कि हाँ, इंटरव्यू देने में मैं सफल होऊंगा। इंटरव्यू जिस दिन होता है उस दिन आपको रात को बढ़िया नींद लेना जरूरी है। कई लोग को मैंने देखा है खूब सारी किताबें इंटरव्यू की रात में पढ़ते रहते हैं, इंटरव्यू रूम के बाहर तक वो किताबें पलटते रहते हैं। साथ ही इंटरव्यू जो है आपके बायोडाटा के अलावा जो भी चीज़ें हैं वो फैक्ट का नॉलेज का टेस्ट नहीं है। आपके नॉलेज का जो टेस्ट होना था वो रिटन एग्जाम में हो गया। आपने जो भी डिग्रीज कर रखी उनमें आपके रिटन का, एकेडमिक का, नॉलेज का टेस्ट हो चुका है, आपका पता चल चुका है कि आप किस स्तर पे हैं। यहाँ आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट है, यहाँ आपके समन्वय का टेस्ट है, यहाँ आपकी भाषा का टेस्ट है, यहाँ आपकी पर्सनालिटी को दिखने का टेस्ट है, यहाँ आपकी वाक पाटुता का टेस्ट है, यहाँ आपकी शालीनता का टेस्ट है, यहाँ आपकी स्किल को रिप्रेजेंट करने की और कठिन परिस्थितियों से सरल परिस्थितियों में लाने की, अंधकार को प्रकाश में ले जाने की क्षमताओं का टेस्ट है। तो साथियों, उन स्किल्स को, उन चीज़ों को ध्यान में रख के अपना इंटरव्यू प्लान करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। जय हिंद।